स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों को समास का अभ्यास प्रश्न कराने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने कहा था कि समास से करा दीजिए, तो वही प्रश्न मैं आपको कराऊंगी। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न मैं आपको करा रही हूँ अभ्यास पुस्तक। ठीक है, अभ्यास पुस्तक से मैं ये प्रश्न आप लोगों को करवा रही हूँ, तो इसी से ही ये प्रश्न है। आप लोगों के पास होगी, नहीं है तो आपको यहाँ पे PDF में दिख जाएगा। मैं आप लोगों को इसकी व्याख्या कराऊंगी। ठीक है, तो अगर आपके पास ये पुस्तक है तो आप अपनी तरह से अभ्यास करते ही हैं, फिर आपके दिमाग में कुछ डाउट हो सकते हैं कुछ प्रश्नों को लेकर, तो वही मैं यहाँ पे व्याख्या करा रही हूँ। ठीक है, ज़्यादा समय मैं यहाँ नहीं लूँगी, तो आप लोग देखिए मेरे साथ साथ करिएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है कि समास का अर्थ है। क्या अर्थ है? संक्षेप है, विच्छेद है, विस्तार है या नवीन अर्थ है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी छोटा करना। ठीक है, क्या कहते हैं? छोटा करना। तो छोटा करना समास का अर्थ होता है संक्षेप। इसका उत्तर आ जाएगा। बात करेंगे हम प्रश्न संख्या 2 की। यथाविधि में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 2 दिया है, यथाविधि में कौन सा समास है, यहाँ आपको बताना है। दिया है कर्मधारय समास है, अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है। तो ध्यान दीजिएगा, शब्दों में समास को पहचानना बहुत आसान होता है। आपको पहचानना है कौन सा पद प्रधान है। तो यथा, यथा आपका एक अविकारी शब्द है। यथा विधि, विधि के अनुसार। तो यहाँ पर यथा एक अविकारी शब्द है, तो जिस शब्द के अंदर उसका पूर्व पद एक अविकारी या उपसर्ग होता है और वह पूर्व पद प्रधान होता है, तो वह समास हमारा क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास नहीं है, ये पूछ रहा है। जो अव्ययीभाव समास नहीं है वो हमें बताना है। तो विकल्प दिया है यथाशक्ति, विकल्प दिया है प्रतिमास, विकल्प दिया है प्रतिदिन और विकल्प दिया है आयव्यय। तो ध्यान दीजिएगा, यथाशक्ति में पूर्व पद प्रधान हो गया, अव्ययीभाव समास है, अव्ययी शब्द है पूर्व पद। प्रति में उपसर्ग दिया है पूर्व पद में, ये हमारा अव्ययीभाव समास हो गया। प्रतिमास में भी प्रति हमारा अव्ययी शब्द है। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं या तो उपसर्ग कहें या अव्ययी शब्द कहें। तो इन तीनों में आ गया। अब यहाँ पे शब्द दिया है आय और व्यय। आय और व्यय क्या है? एक दूसरे के विलोम है, और विलोम को दर्शाने वाला समास हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। तो इसके अंदर हमारा द्वंद्व समास है। प्रश्न कह रहा है अव्ययीभाव समास जिसमें नहीं है वो बताना है, तो उत्तर घ हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न हम लेंगे, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है, अनुरूप में कौन सा समास है? यहाँ पे बताना है अनुरूप शब्द में कौन सा समास है। शब्द दिया है कर्मधारय, शब्द दिया है तत्पुरुष, शब्द दिया है अव्ययीभाव और शब्द दिया है द्विगु। तो हम देखेंगे यहाँ पे दिया है अनुरूप, या अनु फिर से उपसर्ग है। ठीक है, तो रूप के अनुसार, अनुरूप का मतलब वही होता है उसके अनुरूप। तो अनु यहाँ पे फिर से हमारा उपसर्ग है और पूर्व पद है, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, अव्ययीभाव समास की परिभाषा कहती है कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो और उसका पूर्व पद कोई अव्यय शब्द या कोई उपसर्ग होता है, वो हमारा अव्ययीभाव समास होता है। नंबर 5 देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, आजन्म, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास होगा, अव्ययीभाव होगा या कर्मधारय समास होगा? तो आजन्म, जन्म से पहले आ लगा है, इसमें भी हमारा पूर्व पद में उपसर्ग लगा हुआ है, पूर्व पद प्रधान है, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। प्रश्न संख्या 6 लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, प्रतिदिन में समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? शब्द दिया है प्रतिदिन, विकल्प है तत्पुरुष समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा, कर्मधारय होगा या द्वंद्व होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रतिदिन, यह शब्द भी हमारा बन रहा है प्रति, यानी हर एक दिन की बात कर रहे हैं। पूर्व पद प्रधान है इसमें और पूर्व पद हमारा एक अव्ययीभाव समास, मतलब अविकारी शब्द है या अव्ययी शब्द है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यानी ये भी हमारा, हम जानते हैं कि कर्मधारय समास जो है वो हमारा विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान के जोड़े को दिखाता है, और द्वंद्व समास हमारा पूरक और विलोम के जोड़े को दिखाता है, और तत्पुरुष समास इसमें हम बात करते हैं कारक चिन्ह के लोप की। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे प्रतिदिन में पता चलता है कि इसमें हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास है। हम बात करेंगे यहाँ पर, अब शब्द आता है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या होगा। अब विकल्प दिया है माल की गाड़ी, माल से गाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी, या माल द्वारा गाड़ी। तो बहुत आसानी से आप इसे बता दोगे कि मालगाड़ी हम उसे कहते हैं जो माल का मतलब है सामान। ठीक है, माल का मतलब क्या है, सामान। तो सामान को ढोने वाली गाड़ी ही क्या कहलाती है, मालगाड़ी कहलाती है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ग आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है लक्ष्य भ्रष्ट में समास है, यानी लक्ष्य भ्रष्ट में कौन सा समास होगा, करण तत्पुरुष होगा, अपादान तत्पुरुष होगा, संबंध तत्पुरुष होगा, या अधिकरण तत्पुरुष होगा। तो हम इसका समास विग्रह देखेंगे। ध्यान रखिएगा जब हम इसके समास पढ़ते हैं, यानी जब समास तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं तो तत्पुरुष समास हमारा 6 प्रकार का होता है कारक चिन्ह के आधार पर। अब कारक चिन्ह के आधार पर समास को पहचानने के लिए हमें उसका समास विग्रह देखना पड़ता है। तो लक्ष्य भ्रष्ट का मतलब क्या होगा, यानी लक्ष्य से जो भ्रष्ट हो गया है। तो लक्ष्य से भ्रष्ट होने का मतलब अपने लक्ष्य से क्या हो गया है, अलग हो गया है। और अलग होने का बोध कराने वाला कारक क्या होता है, तो जो करण होता है वो साधन को दिखाता है, तो यहाँ साधन को नहीं दिखा रहा, कट जाएगा। आगे दिया है अपादान, अपादान ही हमारा किसको दिखाता है, अलग होने का बोध कराता है। तो अलग होने का बोध करा रहा है, तो इसका उत्तर हमारा अपादान तत्पुरुष होगा। ठीक है, अब संबंध और अधिकरण तो है ही नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है तुलसीदास में कौन सा समास है। तुलसीदास शब्द में देखो, दरअसल ये तुलसीदास नहीं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये तुलसीकृत है। ठीक है, ये क्या है, तुलसीकृत। तुलसीदास ये शब्द में टाइपिंग मिस्टेक है, तुलसीकृत शब्द है। तो तुलसीकृत में कौन सा समास है, यहाँ पे ये हमें बताना है। तो विकल्प अब हमें दिया है कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, या तत्पुरुष समास है। तो तुलसीकृत हम कहते हैं तुलसी के द्वारा कृत, कृत मतलब रचित, जो तुलसी के द्वारा रचित है। तो तुलसी के द्वारा रचित है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास आ जाता है। तत्पुरुष समास कैसे आ गया, क्योंकि इसमें उत्तर पद प्रधान है, और उत्तर पद क्या है, कृत। ठीक है, जो हम फोकस कर रहे हैं कि ये तुलसीकृत है, मतलब तुलसीदास के द्वारा रचित चीज की हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है रथ चालक का सामासिक विग्रह क्या होगा। अब यहाँ दिया है चलने वाला रथ, या रथ को चलने वाला, या रथ को चलाने वाला, या रथ को चलाता है। रथ जो चलाता है, तो रथ चालक हम किसे कहेंगे, यानी रथ को चलाने वाला। तो इसका सही विग्रह जो हो जाएगा वो हो जाएगा रथ को चलाने वाला। तो इसका उत्तर आ गया हमारा ग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 हमारा कहता है इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, ये हमें बताना है। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। अब विकल्प आपको दिया है आजन्म, आसातीत, शीतोष्ण, या अष्टाध्यायी। तो अब यहाँ पे बताना है, देखो जब ऐसे बात आ जाए तत्पुरुष समास की, तो हमें कैसे पहचानना है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो। तो अब हम देखेंगे, यहाँ दिया है आजन्म, तो आजन्म में पूर्व पद प्रधान है। ठीक है, पूर्व पद प्रधान है, तो ये कट जाएगा हमारा, ये क्या हो गया हमारा, अविकारी हो गया। दिया है शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म, तो ठंडा और गर्म दे दिया है, तो इस
इसके अंदर हमारा होगा द्वंद्व समास, तो यह भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों वाली, तो पहला पद जो है यहाँ पर क्या हो गया, संख्यावाची हो गया। अब संख्यावाची हो गया तो यह समास हो गया द्विगु समास। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है आसातीत, आशा के परे, आसातीत का मतलब हो गया आशा के परे, तो हमारा यही क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, आसातीत, आशा के परे। ठीक है, चलो बात करेंगे हम प्रश्न संख्या 12 की। प्रश्न संख्या 12 दिया है जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देना है जनतंत्र, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या करण तत्पुरुष। तो अब देखो यहाँ पर जो शब्द है हमारा जनतंत्र, इसका क्या समास विग्रह होगा, जनता के लिए तंत्र या जनता के द्वारा तंत्र या जनता का तंत्र। ठीक है, तो जब हम देखते हैं अभी इसमें 3 तरह से आएंगे, जितने 3 हो जाएंगे वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं अगर इनमें जनता के लिए, जनता के द्वारा या जनता का तंत्र, इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ शब्द जो हमें मिलता है वो आता है जनता का तंत्र। यानी जनतंत्र हम ये कह सकते हैं कि जनता का बनाया हुआ तंत्र। अब उसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये सारी चीज़ निहित आ जाती है। तो जब जनता का तंत्र यानी वह तंत्र जो जनता का है तो जनतंत्र कहलाएगा। तो का कारक चिन्ह आ रहा है तो हम उसे संबंध तत्पुरुष के अंदर रखते हैं। ठीक है, अगर ये किस में आ जाएगा, संबंध तत्पुरुष के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, रसोई घर में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु है या द्वंद्व है। तो रसोई घर, तो रसोई के लिए घर जब हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें पता चलता है कि रसोई शब्द में उत्तर पद प्रधान है, क्या, घर। ठीक है, हम घर की बात कर रहे हैं, रसोई घर। तो उत्तर पद प्रधान वाला जो समास है वो हमारा क्या है, तत्पुरुष समास है। आपको पता है द्वंद्व होगा नहीं क्योंकि रसोई और घर में कोई विलोम नहीं है, ये कट जाएगा। पूर्व पद कोई संख्यावाची नहीं है तो द्विगु कट जाएगा। पूर्व पद कोई अविकारी या उपसर्ग नहीं है तो ये भी कट जाएगा। तो उत्तर हमें मिल भी जाता है, यानी क्रॉस विधि से करो या ऐसे जानकारी से करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है ऋण मुक्त में कौन सा समास है। शब्द दिया है ऋण मुक्त। अब कह रहा है अपादान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास या संप्रदान तत्पुरुष समास या करण तत्पुरुष समास। अब फिर से आपको इसका समास विग्रह देखना पड़ेगा। तो हम कहते हैं ऋण से मुक्त, जो क्या हो चुका है, ऋण से मुक्त हो चुका है, यानी ऋण से क्या हो गया, अलग हो गया एक तरह से। तो अलग होने का बोध कराने वाले जो शब्द है वो हमारे किस में आते हैं, वो अपादान में आ जाते हैं। तो यहाँ हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखो ये तत्पुरुष समास के भेद आप तभी कर पाने में सक्षम होते हैं जब आपको कारक चिन्ह अच्छी तरह से याद होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 हमारा कह रहा है नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है। अब यहाँ पे दिया है द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। तो आप जानते हैं कि जो बहुव्रीहि समास होता है अर्थात पद देता है। नेत्रहीन, तो यहाँ पे देखेंगे नेत्रों से हीन, जिसके पास नेत्र नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है द्वंद्व, तो नेत्र और हीन में विलोम तो नहीं है तो ये कट जाएगा। अब इसमें कोई अर्थात पद नहीं निकल रहा है। ठीक है, अब ये विशेषण विशेष्य का भी काम नहीं कर रहा है, ना उपमेय उपमान का। तो नेत्र से हीन, जो नेत्र से हीन है तो इसमें क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तत्पुरुष। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 हमारा कह रहा है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। यहाँ पे बताना है इनमें से वह कौन सा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है। तो कह रहा है विश्व विख्यात, आश्चर्यचकित, विषधर या हिमपात।
तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है। तो अब हम जैसे देखेंगे कि विश्व विख्यात, तो विश्व में जो विख्यात है उत्तर पद प्रधान है इसका, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। आश्चर्यचकित, जो आश्चर्य से चकित हो चुका है उत्तर पद प्रधान है इसमें, तो ये हमारा क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। फिर शब्द दिया हिमपात, हिमपात मतलब बर्फ का गिरना, उत्तर पद प्रधान हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब दिया है यहाँ पे विषधर, विषधर कहते हैं सर्प को, ठीक है, ये सर्प का पर्यायवाची है, विष को धारण करने वाला, ठीक है, यानी सर्प, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास में चला जाएगा विषधर शब्द, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट में समास चिन्हित करिए। तो पथभ्रष्ट में आपको बताना है कौन सा समास है। विकल्प दिया है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो देखो पथ से है जो भ्रष्ट, तो पथ से जो भ्रष्ट हो चुका है, तो अब हम देखेंगे कि पूर्व पद कोई अविकारी है, हम काटने वाली विधि से अपना सकते हैं इसे कि क्या ये कोई अविकारी है या अव्यय शब्द है या कोई उपसर्ग है, नहीं है तो ये कट जाएगा। फिर पथ शब्द जो दिया है, पथ और भ्रष्ट में कोई विलोम शब्द है, नहीं, ये कट जाएगा। पथ और भ्रष्ट क्या ये विशेषता बता रहा है या उपमेय उपमान है, नहीं है तो कट जाएगा। हमें विकल्प मिल जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमारे सामने आ गया। तो अब यहाँ पे तत्पुरुष समास क्या कहता है, जिसका पूर्व, जिसका उत्तर पद प्रधान हो, तो पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट हो जाना, जो भ्रष्ट हो चुका है अपने पथ से, तो उत्तर पद प्रधान होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है अधोलिखित शब्द में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास पूछ रहा है, फिर से बताना है। मुनिवर दिया है, सुसंग दिया है, घुड़सवार दिया है या दत्तचित दिया है। तो हम देखेंगे यहाँ पे तत्पुरुष समास की बात कर रहा है। तो तत्पुरुष समास हम बात करते हैं जिसमें कारक चिन्ह आ जाता है विग्रह के अंदर, ठीक है। तो जैसे शब्द हमारा दिया घुड़सवार, तो ये घोड़े का सवार ये हो जाएगा, ठीक है। तो घोड़े का सवार, अब ये मत कहना कि घोड़े पर सवार होगा मैम, तो घोड़े पर सवार नहीं कहते, जो घुड़सवार होता है वो घोड़े का सवार होता है, उससे संबंध होता है, ना कि उस पर बैठा हुआ। तो घोड़े पर बैठा हुआ हर व्यक्ति घुड़सवार नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो इसका तत्पुरुष समास हो गया हमारा ग, घुड़सवार। आगे शब्द आता है हमारा 19, प्रश्न संख्या 19। राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में बताना है, विकल्प दिया है द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा, अविभाव होगा या तत्पुरुष होगा। तो अब हमको पता है राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र, तो इसमें कोई पूर्व पद संख्यावाची नहीं है तो द्विगु कट जाएगा। पूर्व पद कोई अविकारी या उपसर्ग भी नहीं है तो अव्यय भी कट जाएगा। राज और पुत्र में कोई विलोम और पूरक नहीं है तो द्वंद्व कट जाएगा। उत्तर आपको मिल गया तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र, ठीक है, राजपुत्र कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है पराधीन में कौन सा समास है। पराधीन में अव्यय भाव समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या बहुव्रीहि है। तो हमें पता है पर प्लस अधीन शब्द से बना हुआ है यह शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा शब्द क्या हो गया, पराधीन शब्द बन गया। तो पराधीन का मतलब होता है जो किसी के अधीन हो, जो किसी के अंडर में हो। तो ये हमारा उपसर्ग से बना है, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा पराधीन, ठीक है। पराधीन शब्द में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पता चलता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। देखो इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ जल्दी से बता देती हूँ, जो आपका समास होता है उस समास में आपको किस तरह से ध्यान रखना होता है, किन शब्दों का। तो जो समास होते हैं आपके 6 प्रकार के समास हैं, और 6 प्रकार के समास को आप किस तरह से देखते हैं। जब हम बात करेंगे समास की तो आपको इन्हें याद रखना है। समास में हम जब पहले समास की बात करते हैं अव्ययी भाव समास की, ठीक है। अव्ययी भाव समास जो होता है इसकी परिभाषा कहती है कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। क्या होता है, इसका
पूर्व पद प्रधान होता है। और पूर्व पद प्रधान होने के साथ साथ इसके अंदर जो इसका पूर्व पद है वो क्या हो सकता है, कोई उपसर्ग हो सकता है। ठीक है, इसकी पहचान है, वो कोई उपसर्ग हो सकता है या वो कोई अविकारी शब्द हो सकता है। अविकारी शब्द या अव्यय शब्द का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अविकारी या अव्यय शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है ये अव्ययी भाव। दूसरा आता है हमारा द्वंद्व समास। ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास का मतलब होता है ये दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। जब इसके दोनों पद प्रधान होते हैं तो इसके दोनों पदों के मध्य या तो विलोम का संबंध होता है या पूरक का संबंध होता है। ठीक है, या तो विलोम का या पूरक का। पूरक का मतलब होता है जो दोनों एक दूसरे के साथ ही आते हैं, जैसे दाल रोटी। तो दाल रोटी की हम बात करते हैं तो दाल और रोटी दोनों ही आवश्यक हैं खाना खाने के लिए। तो हमारे साथ ऐसे ही हवा पानी, तो हवा पानी दोनों ही आवश्यक हैं। ये विलोम नहीं है एक दूसरे के, ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, और विलोम में आ जाते हैं जैसे लाभ हानि, तो ये विलोम हो गए। तो जो द्वंद्व समास हमारा होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के मध्य जो संबंध होता है वो विलोम और पूरक का होता है। ठीक है, या तो विलोम या तो पूरक। इसके बाद तीसरा आता है हमारा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास की हम बात करते हैं तो बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद अप्रधान। इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं और ये दोनों पद मिलकर जो नया पद बनाते हैं, नया पद। ठीक है, जो नया पद अस्तित्व में लेकर आते हैं वही नया पद प्रधान होता है। ठीक है, वही नया पद प्रधान होता है, जिसे हम अन्य पद कहते हैं या तीसरा पद कहते हैं, जो भी हम बोलें, या अपने साथ वो चीज़ लेकर आते हैं। जैसे मान लो हमने कहा घनश्याम, घनश्याम अर्थात कृष्ण। घनश्याम से जो हमें अर्थात में कृष्ण निकला तो कृष्ण प्रधान है यहाँ पर। ठीक है, घनश्याम का घन और श्याम ये दोनों ही शब्द प्रधान नहीं है, तो वो हमारा किस में आता है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। और जब हम बात करते हैं चौथा तत्पुरुष समास, ठीक है, तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद, तो इसी तरह से आपको समास की पहचान करनी होती है। उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, अब उत्तर पद प्रधान की बात आप किस तरह से कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर हमने कहा राजकुमार, तो हमारे दिमाग में जो फोटो उभर के आती है वो कुमार यानी पुत्र की आती है। जब कहते हैं राजकुमार का मतलब क्या होता है, राजा का कुमार, तो यही इसका उत्तर पद है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इसी पे फोकस जाता है कि यानी हम बात कर रहे हैं राजकुमार कहने पर राजा के पुत्र की। ठीक है, तो दिमाग में उत्तर पद प्रधान होता है तो इसका उत्तर पद प्रधान। इसी तरह से मान लो अगर आपने कहा युद्ध क्षेत्र, शब्द लिया आपने युद्ध क्षेत्र। ठीक है, अब जैसे ही युद्ध क्षेत्र बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्षेत्र की फोटो जाती है। जब हम युद्ध क्षेत्र की यानी मैदान की फोटो दिमाग में बनती है तो युद्ध क्षेत्र जो हमारा किसको दिखाता है, मैदान को दिखाता है। ठीक है, तो उत्तर पद प्रधान हो गया, यही दूसरा पद प्रधान है। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है किसमें, तत्पुरुष समास में। अब तत्पुरुष समास के ही दो भेद हैं। एक आता है आपका द्विगु समास। ठीक है, इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि तत्पुरुष का ही उपभेद बनता है ये। लेकिन इसकी पहचान क्या होती है, तत्पुरुष से इसको अलग कैसे करते हैं, तो इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। ठीक है, पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची, तो हमें पहचान हो जाती है इसकी। ठीक है, और इसी का दूसरा उपभेद है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास का भी हम बात करें तो उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन हम इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो इसके दोनों पदों में, ठीक है, इसके दोनों पदों में हमें क्या देखने को मिलता है, विशेषण विशेष्य का जोड़ा देखने को मिलता है। विशेषण विशेष्य का जोड़ा,
ठीक है, विशेषण विशेष्य का जोड़ा, या हमें देखने को मिलता है उपमान उपमेय का जोड़ा, उपमान उपमेय का जोड़ा। अब ये उपमान उपमेय क्या है, विशेषण विशेष्य क्या है, ये आपको समझना होगा। आपको पता है कि उपमान उपमेय, जैसे हम बात करते हैं, मान लो कि हमने कहा कि उसके नयन उसके नेत्र मछली के समान सुंदर हैं, तो यहाँ पे हमने नेत्र की बात कर रहे हैं, मुख्य वस्तु क्या है, नेत्र है, तो मुख्य वस्तु नेत्र है तो वो क्या कहलाएगा, उपमेय कहलाएगा। ठीक है, और अगर हमने कहा कि किसके समान सुंदर है, मछली के समान, तो उपमान यहाँ पर मछली हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब हम किसी से किसी की तुलना करते हैं। अब विशेषण और विशेष्य की हम बात करते हैं, तो जैसे मान लो हमने कहा कि काला घोड़ा, तो घोड़ा क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और काला क्या हो गया, उसका विशेषण। ठीक है, जो रंग को बताए, गंध को बताए, स्वाद को बताए, जैसे हम कहें मीठा आम, तो आम क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और मीठा क्या हो गया, इसका विशेषण हो गया। तो इस तरह से संबंध आपको दोनों पदों के बीच में मिलेगा। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद, तो वो हमारे समास के अंदर आता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इन्हीं पॉइंट पर आपको समास के अंदर चलना होगा। ठीक है, जो समास हम देखने जाते हैं। तो बात समझ में आ गई। चलो, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट ट्रिक सी बताई इसकी। अब हम आगे और प्रश्नों को करते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। अब ध्यान मग्न में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, या बहुब्रीहि होगा। तो आप देखो, जैसे आप बोलते हो, शब्द कहते हो ध्यान मग्न, तो आपके दिमाग में क्या आता है, मग्न होना, यानी लीन है वो, किसमें, ध्यान में लीन है। तो पहला जो आपके सामने पद प्रधान हुआ है वो उत्तर पद प्रधान हुआ है, यानी मग्न का विशेष हुआ है कि वो लीन है, किसमें, ध्यान में है। तो जिसका उत्तर पद प्रधान, वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आराम से हमें पता चल जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। अधिकरण तत्पुरुष समास की बात कर रहा है। अधिकरण में आपको ध्यान देना है, जो किसको बताता है, स्थान को बताता है, आश्रय को बताता है, समय को बताता है। ठीक है, कारक चिन्ह में, और इसका कारक चिन्ह में और पर होता है। ठीक है, तो में और पर अब हम देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है पुरुषोत्तम, तो कह रहा है पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषों में उत्तम, तो में आ गया यहाँ पर। ठीक है, कुल श्रेष्ठ, कुल में जो श्रेष्ठ है, तो फिर यहाँ पे में आ गया। फिर दिया है देशाटन, देशों में घूमना। ठीक है, जो देशों में घूमते हैं। ठीक है, फिर से में आ रहा है यहाँ पे। धर्म भ्रष्ट, धर्म से जो भ्रष्ट हो जाए, तो धर्म से जो भ्रष्ट हो जाए, तो इसमें क्या हो गया, ये अलग हो गया है, अपादान को दिखा रहा है, तो इसमें उत्तर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, बाकी सारे क्या हैं, हमारे अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न कह रहा है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं। जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होगी उसे हम क्या कहेंगे, कह रहा है तत्पुरुष समास कहेंगे, बहुव्रीहि कहेंगे, अव्ययी भाव कहेंगे, या द्वंद्व समास कहेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो अभी तो हमने पढ़ा है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या हो गया, तत्पुरुष। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो गया प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, मुंह तोड़ शब्द में समास है, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, या द्विगु समास है। तो मुंह तोड़, अब शब्द दिया है तो जैसे हम देखते हैं इसकी व्याख्या करेंगे, तो मुंह को तोड़ने वाला, तो यानी ऐसा जवाब, कहते हैं ना उसने मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया, मुंह को तोड़ने वाला। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से समझ में आ जाता है कि मुंह के बाद को कारक चिन्ह आ रहा है। एक बात और समझ लीजिए, तत्पुरुष समास को समझने के लिए तरीका आपके पास उसका समास विग्रह भी होता है। समास विग्रह जब हम करते हैं तो पूर्व पद के तुरंत बाद अगर हमें कारक चिन्ह देखने को मिल जाता है तो वहाँ हमें ऐसा, मतलब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ तत्पुरुष समास हो सकता है हमारा।
तो जैसे ही हमने देखा, अब देखेंगे कर्मधारय समास के लिए हमें उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य चाहिए। तो मुँह और तोड़ शब्दों में क्या कोई विशेषण विशेष्य है? नहीं है। क्या कोई उपमेय उपमान है? नहीं है, तो ये कट जाएगा। द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाची मांगता है, तो ये क्या संख्या है? नहीं है, तो द्विगु कट जाएगा। अव्यय भाव हमें पूर्व पद कोई अविकारी या कोई उपसर्ग शब्द मानता है, तो क्या ये है? नहीं है, तो ये कट जाएगा। तो वैसे भी हमें उत्तर मिल गया। यहाँ क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया हमारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है हमारा शब्द पर्णकुटी। पर्णकुटी शब्द का समास है, क्या होगा? पर्ण माने तिनका, कुटी माने कुटिया, तो तिनकों की बनी हुई कुटिया, तो हम ये कह सकते हैं जो पर्ण से बनी हुई कुटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा या बहुव्रीहि होगा? तो हमें पता है कि ये पर्ण कुटी जब हम कहते हैं तो उत्तर पद प्रधान होता है कुटी, यानी वो कुटिया के झोपड़ी को ही फोकस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? ठीक है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? दिया हुआ है आपका करण तत्पुरुष का, अधिकरण का, संप्रदान का या संबंध का। तो युद्ध में रहने, युद्ध में स्थिर, तो युद्ध में यानी में और पर हमारा क्या होता है? तो अधिकरण का होता है। अधिकरण कारक चिन्ह का कारक चिन्ह है ये। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? ख आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, जब आपको वाक्य मतलब व्याख्या करके देगा तब तो बहुत आसानी से आप पहचान लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? ये बताना है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या अव्ययभाव है? तो जब हम कहते हैं गंगा तट, तो हमारे दिमाग में ना तट यानी किनारा फोकस होता है पहले। गंगा के तट पर, ठीक है, तो गंगा के तट पर, तो ये हमारा किसको दिखा रहा है? तत्पुरुष समास को दिखा रहा है। तो इसके अंदर फिर हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। हम जानते हैं कि गंगा और तट में कोई विलोम नहीं है, तो ये कट जाता है। गंगा और तट में कोई उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है, तो ये कट जाता है। और गंगा शब्द जो है कोई अविकारी शब्द नहीं है, तो ये कट जाता है। तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? तत्पुरुष आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कठपुतली। कठपुतली में कौन सा समास होगा? विकल्प दिया है हमारा संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष। तो आपको पता है कठपुतली क्या कहते हैं? कठपुतली यानी कट से बनी हुई पुतली, यानी हम बोलते हैं जब कठपुतली, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है हमारा। अब उत्तर पद प्रधान है, तत्पुरुष समास तो है ही यहाँ पे। अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर कौन सा होगा। ठीक है, तो कठपुतली कहते हैं कट की पुतली। ठीक है, तो कट का मतलब हाथों की उंगलियों की पुतली बनाते हैं। ठीक है, तो कट की पुतली हो जाएगा। तो इसमें हमारा संबंध तत्पुरुष संबंध को दिखा रहा है, संबंध तत्पुरुष इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं, वाक्य दे दिया और पूछ रहा है कि आपको बताना है तत्पुरुष समास किस पद में है? शास्त्र प्रवीण में है, महाविद्यालय में है या पीतांबर में है या धारण करके है? तो देखो हम यहाँ पे समझ गए धारण करके इसमें तो नहीं होगा। अब बात करेंगे हम पीतांबर की, तो ये कह रहा है पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, तो पीला वस्त्र, तो ये किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है विशेषण विशेष्य को, यानी कर्मधारय है इसके अंदर, तो ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं महाविद्यालय, महा और विद्यालय से बना है। महा मतलब महान या बड़ा कह सकते हैं। तो विद्यालय की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, फिर से विशेषता बता रहा है। तो महाविद्यालय किस में आ जाएगा? कर्मधारय में आ जाएगा।
तो ये कट जाएगा हमारा शब्द। अब हमें एक ही मिल गया, शास्त्र प्रवीण यानी शास्त्रों में प्रवीण, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है हमारा, सद्गति शब्द में समास होगा। सद्गति शब्द में समास बताना है। विकल्प दिया है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास या द्विगु समास। तो सद्गति शब्द दिया है, तो देखो यहाँ पर दिया है सत प्लस गति। ऐसे तो ध्यान देखना, इसमें हमारा सत जो है क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, और फिर आगे दिया है गति शब्द, उपसर्ग जुड़ा है, तो इसके अंदर अव्ययभाव समास होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस सत का मतलब क्या है, अच्छा है, इस शब्द का मतलब क्या है, अच्छा, तो अच्छी गति, ये क्या बता रहा है, विशेषण विशेष्य का संबंध इसमें दर्शा रहा है। तो विशेषण विशेष्य का संबंध दर्शा रहा है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या होगा, कर्मधारय समास। अब आप कहेंगे कि मैम फिर अव्ययभाव समास क्यों नहीं हुआ, तो ध्यान रखिएगा, अव्ययभाव समास की एक पहचान और होती है कि वह शब्द जो बनकर आया है वह क्या होना चाहिए, क्रिया विशेषण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्रिया विशेषण। यदि वह शब्द क्रिया विशेषण के रूप में काम नहीं करता है तो फिर उस समय वह शब्द क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास के अंदर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर सद्गति जो है ये क्रिया विशेषण नहीं है, तो इसीलिए किस में आ गया, कर्मधारय समास के अंदर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है, मनमाना में कौन सा समास है। मनमाना, मनमाना मतलब मन से माना हुआ, अपनी मन से माना हुआ। तो इसके अंदर मनमाना जब हम बोलते हैं तो उत्तर पद प्रधान हमारा होता है। माना मतलब जो मन से मान लिया गया, तो जो मन से मान लिया गया उसको मनमाना कहते हैं। तो इसमें उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है, सिंह द्वार, सिंह द्वार शब्द में समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, कर्मधारय समास है, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंह द्वार क्या कहते हैं, सिंह के द्वार, यानी जब द्वार पर सिंह के जो चिन्ह लगा दिए जाते हैं तो उसी को सिंह द्वार कहते हैं। तो सिंह के द्वार, तो हमें पता है कि इसमें हमारा क्या हो गया, तत्पुरुष समास आ रहा है। ठीक है, तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान है द्वार। ठीक है, आगे शब्द चलेंगे हम। अगला शब्द लेते हैं, शोकाकुल में कौन सा समास है। शोकाकुल शब्द दिया है, अविकल्प दिया है आपको, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो शोकाकुल, शोक से जो आकुल है, शोक से जो व्याकुल है, तो इस शब्द में भी हमारा क्या है, जो उत्तर पद प्रधान है आकुल, यही हमारा उत्तर पद प्रधान है। तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो गया, तत्पुरुष समास। आगे शब्द देखेंगे, अगला शब्द है अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित शब्द में कौन सा समास होगा, तो यहाँ देखते हैं शब्द दिया है, कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा। तो फिर से हमें पता है कि बहुव्रीहि में क्या होता है, अर्थात पद निकलता है तो हमारा बहुव्रीहि आता है। ठीक है, द्वंद्व हमारा जब विलोम होता है तब आता है, कर्मधारय हमारा जब विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान होता है तब आता है। लेकिन यहाँ पर तो अकाल से पीड़ित, ठीक है, तो पीड़ित पद जो है वो फोकस हो रहा है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा यह भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 35। निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इनमें तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है ये बताना है। एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर या वक्रतुंड, यहाँ पे हमें बताना है। तो एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर या वक्रतुंड।
इनमें से आपको बताना है तत्पुरुष समास कौन सा है। देखो, जब हम कहते हैं वक्रतुंड की, तो वक्रतुंड जिसकी तुंड यानी जिसकी सूंड वक्र है, टेढ़ी है, अर्थात गणेश, ठीक है। तो किसका आ गया? गणेश का आ गया, तो अर्थात आ गया, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाता है। धनंजय की बात करते हैं, धन को जीतने वाला, अर्थात अर्जुन आ गया, ठीक है। तो यह भी हमारा क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। और एक तरफा जब हम बात करते हैं, एक तरफ, ठीक है, तो एक तरफा ये हमारा अव्ययभाव के अंदर आ जाएगा, ठीक है, एक तरफ की बात कर रहे हैं। और जो आत्मनिर्भर शब्द है, तो आत्मनिर्भर, निर्भर होना मतलब स्वयं पर, तो इसमें उत्तर पद प्रधान है निर्भर से में, ठीक है, उत्तर पद प्रधान हो गया, तो यही हमारा क्या हो गया? इसमें ही तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास का उदाहरण ये हो जाएगा। आगे दिया है प्रश्न संख्या हमारा 36। प्रश्न संख्या 36 दिया है, वनवासी शब्द में समास है। वनवासी शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है? तो ये हमें देखना है। अब वनवासी तो वन में वास करने वाला, तो वनवासी, ठीक है। तो वनवासी का मतलब रहने वाला, तो उत्तर पद प्रधान हो रहा है इसका, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मृगनयन। मृगनयन में कौन सा समास होगा? मृगनयन, मृग के समान नयन हैं जिसके, ठीक है। तो मृगनयन, तो मृग के समान। अब यहाँ पे उप में उपमान का संबंध है, विकल्प दिया है हमारा, अव्ययभाव है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या द्वंद्व है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मृग के समान नयन की बात हो रही है, तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? उप में उपमान का संबंध है। उप में उपमान का संबंध होते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द दिया है हमारा काली मिर्च। काली मिर्च शब्द में कौन सा समास होगा? तो जब हम काली मिर्च शब्द कह रहे हैं, तो यहाँ पर अब विकल्प दिया है, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, अव्ययभाव होगा या बहुव्रीहि होगा। तो मिर्च शब्द की विशेषता बताई जा रही है काली के द्वारा कि मिर्च कैसी है? काली है। तो विशेषता बताने वाला जो काम करता है वो करता है कर्मधारय समास, ठीक है। विशेषता कहाँ बताई जाती है? कर्मधारय समास में बताई जाती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? अनुचित है का मतलब जो गलत है ये बताना है। अब विग्रह में जो दिए हैं, तो यहाँ पे दिया है वन में वास, ठीक है। आगे दिया है जल की धारा, आगे दिया है चंद्र का प्रकाश और देश पर निकाला। तो यहाँ पे क्या है? ये विग्रह करके दिया है। तो जैसे हम कहते हैं वन में वास, तो वनवासी बोल दिया, ठीक है, वनवास कह देंगे। चंद्र का प्रकाश मतलब चंद्र प्रकाश बोल दिया, उससे बना हुआ शब्द है, ये भी सही है। जल की धारा, तो जल धारा हो जाता है, ठीक है। अब ये दिया देश पर निकाला, तो देश पर निकाला नहीं, देश से निकाला होता है, तो पर नहीं होता, तो यही अनुचित है। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया, ठीक है। क्या होगा? देश से निकाला, तो देश निकाला जो शब्द बनेगा, तो इस तरह से आएगा, ठीक है। चलो आगे प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है, गुरुदेव शब्द में समास है। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास है? यहाँ पे हमें बताना है। तो गुरुदेव, तो हम शब्द कहते हैं गुरु, वह जो देव के जैसा है, ठीक है। तो गुरुदेव, हे गुरुदेव, तो गुरु रूपी देव, हम क्या बात कर रहे हैं? गुरु रूपी देव की बात कर रहे हैं। तो जब गुरु रूपी देव की बात कर रहे हैं, तो उस शब्द में उप में उपमान का संबंध हो गया, यानी वह गुरु जो कैसे हैं? देव के समान हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे समास के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया, तो आप लोगों के पास ये पुस्तक है ही, तो इसी तरह से आगे भी प्रश्नों का हल आप लोग करिए, ठीक है। आगे के प्रश्नों का उत्तर भी मैं आपको बता दूंगी, यानी एक दिन और क्लास लूँगी इसमें, तो आगे के प्रश्नों का भी हल करा दूंगी। तभी इसके आगे जैसे मैंने तरीका बताया है उसी तरह से करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट पेपर के साथ।